First of all, do you want to become a parent? Very important. I want to ask all of you, do you want to become a parent? Now you will say that we are sitting in the session on Garbhadhan. Why are you asking us this? Of course you want to become a parent. But most important is whether you want to become a parent by chance. बस फ्लूक से पेरेंट बन गए भाई, पता ही नहीं कैसे बन गए, पीरियड्स नहीं आई, टेस्ट किया और पता चला कि कंसेप्शन हो गया. दैट इज बाय चांस. वी डोंट इवन नो कब हमने कंसीव कर लिया. और बाय चॉइस. By choice is when you systematically and strategically work upon your conception process. According to our scriptures, Garbhadhan is planned conception, and planning couple should take 12 months, 6 months to 1 year of dedicated holistic efforts at all levels, physical, mental, emotional and spiritual. So Garbhadhan basically is a planned process. चलते फिरते नहीं होता, चलते फिरते हम भोग करते हैं, बट यहां हम गर्भाधान की बात कर रहे हैं. हम अपने गर्भ में एक दिव्य शिशु को लाने की बात कर रहे हैं. हम एक बीज को बोने की बात कर रहे हैं. अब एक पेड़ कैसा होगा? एक पेड़ वैसा ही होगा जैसा उसका बीज है. और वो बीज कहां से आ रहा है? वो बीज भी कोई एक फल से आ रहा है. और इस बीज के फल कौन हो? इस बीज के फल उसके माता पिता हैं, पेरेंट्स, बोथ ऑफ यू, मदर एंड फादर. तो अगर मदर एंड फादर में विकार होगा, अगर मदर एंड फादर फिजिकली, मेंटली, इमोशनल एंड स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं होंगे, सो विल द सीड बी हेल्दी? नॉट एट ऑल. सो इफ you want your seed to be really, really healthy, really, really powerful, really, really divine, then the journey starts from you. आपकी जर्नी की शुरुआत आपसे होती है. आपको वर्क करना पड़ेगा पहले खुद पर, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने थॉट प्रोसेसेस पे, अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग पे. क्योंकि जब आप इसको होलिस्टिकली करेक्ट करोगे, तब क्या होगा? तभी वो जो बीज है, उस बीज की प्राप्ति हो पाएगी. सो इट टेक्स 6 months to 1 year of planning to actually invoke a divine child. Divine child does not happen by chance. It has to be by choice. Because there is a very important theory of karma involved here. आपको क्या लगता है, ये जो बेबी आपके लाइफ में आया है, ये जो बेबी आपके लाइफ में आया है, इसे आपने चूज किया है? हैव यू चूजन योर चाइल्ड? नॉट एट ऑल. योर चाइल्ड हैज चोजन यू. योर चाइल्ड हैज चोजन यू. द सोल सेलेक्ट्स यू. You don't select your soul. The soul selects you. Up there, वहां पर वो आत्मा बैठी है जिसने अपना लाइफ स्क्रिप्ट लिखा है कि मुझे धरती पर जाकर ये डिवाइन काम करने हैं. और वो ढूंढ रही है कि ये डिवाइन काम करने के लिए कौन से माता पिता, कौन सा परिवार मेरे लिए अप्रोप्रिएट होगा. और जो अप्रोप्रिएट होगा वो उसी के गर्भ में आएंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग? यू आर एमिटिंग सम वाइब्रेशंस. आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना की स्थिति है, उस चेतना की स्थिति के हिसाब से आप वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हो यूनिवर्स में. और वहां पे जो वो आत्मा बैठी है, वो देख रही है कि किसके वाइब्रेशंस के साथ उनकी वाइब्रेशन मैच करती है. और जिनके साथ उनकी वाइब्रेशन मैच करती है, they select them as their parent. It is as simple as that. So, in case you want a divine child, which I think you want, because मैंने वही लिखा था, invoking a divine child of your dreams, and इतने सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया. So, I'm sure कि अगर आप divine child चाह रहे हो, तो आपको खुद को भी पहले divine बनना पड़ेगा. आप अपना शुद्धिकरण किए बिना, अपने विकारों को दूर किए बिना
आप डिवाइन चाइल्ड नहीं पा सकते, बिकॉज द सोल सेलेक्ट्स यू. And the soul selects you for what? To fulfill its soul agenda. You are an instrument to help that soul to achieve his or her soul agenda. And there is a very close karmic transaction that takes place between you and your child. So it is your प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप माता पिता बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे के लिए वो एनवायरमेंट क्रिएट कर सके जिससे वो अपने सोल एजेंडा की पूर्ति कर सके. इट इज सो इंपॉर्टेंट. कई बार कई पेरेंट्स के लाइफ में ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी उनको बहुत सेवा करनी पड़ती है, वो बीमार होते हैं, कुछ ना कुछ विकार होता है, एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. दैट इज ऑल बिकॉज उनका वो कार्मिक ट्रांजैक्शन था उसके साथ में. तो इन केस यू वांट कि आपका आपके बच्चे के साथ बेस्ट कार्मिक ट्रांजैक्शन हो, तो फिर आपको अभी ही गर्भाधान के स्टेज से ही आपको उस पर वर्किंग करनी होंगी. नाउ द 3 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड केयर. सबसे पहले आता है कंसेप्शन, वेयर द सीड सिलेक्शन इज हैपनिंग. कंसेप्शन के स्टेज में क्या हो रहा है? सीड सिलेक्शन हो रहा है. एंड देन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में उस सीड के अंदर आप म्यूटेशन कर सकते हो. इवन प्रेगनेंसी इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल स्टेज, बिकॉज इन दैट स्टेज वी आर एबल टू डू द mutation. We are able to do the mutation. So it is very, very powerful. I take sessions on Garbha Sanskar and we achieve amazing results. My PhD, my doctorate has been on Garbha Sanskar under the guidance of Dr. Manju Jain. And we achieved amazing results in it. So pregnancy is also a very powerful stage where we can bring mutation in the seed. But remember, seed selection is happening at the conception stage only. So the conception stage is much more powerful than the stage of pregnancy. And then comes the parenting stage, जिस पर हम पूरा जीवन लगा देते हैं. But trust me, हम ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते पेरेंटिंग स्टेज में, बिकॉज जो होना तो हो गया. बोया बीज बबुल का आम कहां से होए. कंसेप्शन पे आपने ध्यान नहीं दिया, प्रेगनेंसी पे थोड़ा बहुत किया. अब पेरेंटिंग के स्टेज पे आप जाके सोच चाहते हो कि मेरा बच्चा बहुत दिव्य हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, वो उसके पास सारे इंटेलिजेंस हो, मैथमेटिकल स्किल्स हो, वर्बल स्किल्स हो, विजुअल स्किल्स हो, linguistic skills ho. He's like blessed with all the skills. He's topper in everything. He's like really amazing, and he's like super duper. But how is it possible? आपने न बीज सिलेक्शन पे मेहनत की, न बीज की नर्चरिंग पे मेहनत की, और अब जब वो बीज बड़ा होके फ्रूट दे रहा है तो फ्रूट को जज कर रहे हो. डोंट जज, डोंट जज. What we do as parents, we only focus on this third and the final stage, that is the parenting stage, and we keep on judging. Not possible. You all are really blessed that you are into this session and you are in Garbhadhan. Right now, all the powers reside in you. You have the power to choose the kind of child you want. But the child won't come as per your desire. The child will come as per the vibrations you emit in the universe. आप जैसे vibrations universe में emit करोगे, वो बच्चा उसी vibration के साथ attach होके आएगा. So you need to send those vibrations. So first you need to become divine. You need to become pure. और तब जाके आपका वो divine pure child की प्राप्ति हो सकेगी. So these are 3 stages of child care: conception, pregnancy, and finally parenting. So conception stage, as I said, Garbhadhan is the most powerful stage in the life of a parent. अगर हम एक चाइल्ड केयर की बात करें तो सबसे पावरफुल जो स्टेज है वो गर्भाधान का स्टेज है. आप बोलोगे बच्चा अभी तक तो आया ही नहीं, बच्चा तो आया ही नहीं, तो कहां से ये पॉसिबल है? But yes, it is the most powerful stage. It is the most divine stage because it is the stage where the
seed selection is happening. It is the most important stage, but it is highly ignored. People don't bother about it. They don't bother about it. This is the seed sowing stage where we have full control on the selection of the seed. What results we can achieve in this conception stage, we can't achieve later. It is impossible to achieve those results later. You can exactly invoke the child of your dreams with PQ, IQ, EQ and SQ. आपको जैसा फिजिकल क्वेश्चन चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन चाहिए और स्पिरिचुअल क्वेश्चन चाहिए, जिस तरह का आपको चाहिए, आप वैसा आप इन्वोक कर सकते हो. उस तरह के चाइल्ड को आप इन्वोक कर सकते हो in your womb. So what are you waiting for? Just plan and get started with your priorities. आपके लाइफ में गर्भाधान से इंपॉर्टेंट अभी कुछ भी नहीं है. That is your most important priority, and just focus on it, and focus on it in the best possible manner so that your seed selection is just perfect. So you need to become your own doctor. You need to become your own doctor. Now, there is global fertility concerns. Fertility has become a big global issue today. A man today has about half the sperm his grandfather had. हमारे दादाजी के पास जो स्पर्म काउंट था, आज के जो मेन हैं in their 20s and 30s or 40s, they have almost half the sperm count. A woman today in her 20s is less fertile than what her grandmother was at her 35. हमारी दादी जी जो अपने 35 साल में जितनी फर्टाइल थी, हम आज 20 years में भी नहीं है. आपको तो पता होगा ना, पहले हमारी दादी जी परदादी जी के टाइम पे क्या होता था. They used to have 8 to 10 kids. They were so fertile, they had so many kids. And then ऐसे भी situations होते थे कि भाई बहू भी प्रेग्नेंट है और सास भी प्रेग्नेंट है और दोनों की डिलीवरी ऑलमोस्ट सेम टाइम में हो रही है. Yes, I have seen I've not seen, but I've heard my nani ji and my eldest mami ji, they were pregnant at the same time. And my youngest mama and my eldest bhaiya, they are of the same age, just few months apart. So that was the fertility of our grandmothers at that time. अभी हमें एक बच्चा पैदा करने में कितनी मुसीबतें हो रही है. There is a decline of 1% per annum in sperm concentration. The sperm concentration is reducing by 1%. Sperm concentration in 1981 was 99 million per ml. It reduced 30 years later in 2011 to 47 million per ml. Then 10 years later, now it has come down to 40 million per ml. And this is really alarming for us. Kyunki below 40 million per ml, it becomes difficult for conception. It becomes difficult for conception. The global average fertility rate is just below 2.5 children per woman today. Over the last 50 years, the global fertility rate has become half. It has become half. So our global reproductive health is affected by many factors. And now it's time to take charge. We have to become our own doctors. We have to take charge of our body. नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाएंगे. If this trend continues, so maybe after 100 or 150 years, I don't know what happens. Things gets really difficult. So we have to take charge of this situation. We have to become our own doctors. So we need to first understand how our reproductive system works. Because अगर हमें खुद डॉक्टर बनना है, अगर हमें खुद इंटरवेंशंस करने हैं, तो हमें पहले ये समझना होगा कि हमारी सिस्टम वर्क कैसे करती है. हाउ आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क्स. So conception is a 3-stage process. It involves 3 steps. The first step is ovulation, which happens in the ovaries.
हमारे अंदर फॉलिकल्स हैं और वो फॉलिकल एक मेच्योर, एक या अगर ट्विंस हो तो दो मैक्सिमम, एक या दो मेच्योर एग्स को रिलीज करते हैं, ओवरी से वो रिलीज होती है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. नाउ वंस द ओव्यूलेशन हैपेंस, स्पर्म जो है वो इंजेक्ट होता है हमारे वजाइना में, वहीं पे कलेक्ट होता है, डिपॉजिट होता है. एंड वजाइना से यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. आई हैव पुट अप अ पिक्चर ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वजाइना के थ्रू इट ट्रैवल्स थ्रू द सर्विक्स, एंड सर्विक्स से ट्रैवल करते हुए, यूट्रस से ट्रैवल करते हुए इट रीचेस द फेलोपियन ट्यूब. एंड इन द फेलोपियन ट्यूब हमारा जो मेच्योर्ड एग है, जो ओव्यूलेट हुआ है, दैट इज देयर. सो द लाइफ ऑफ दैट ओव्यूलेटेड एग इज बिटवीन 12 to 14 hours, 12 to 24 hours. और ये जो स्पर्म है इसकी लाइफ होती है 4 to 5 days. तो ये स्पर्म जब अंदर जाता है तो वो फर्टिलाइज करता है फेलोपियन ट्यूब में, वो ओवा के साथ में, जो ओव्यूलेटेड एग है उसके साथ में, एंड इट फॉर्म्स अ एम्ब्रायो. नाउ दिस एम्ब्रायो देन ट्रेवल्स टू आवर यूट्रस, और यूट्रस में एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है. उस लाइनिंग पर it gets implanted in the uterus or in the endometrium lining and forms an early placenta which further goes and forms a fetus. So this is, in very simple words, I have explained you the conception process, but now we'll go in great detail. We'll understand how evolution works, how fertilization works, how implantation works, how the different hormones works at each stage, so that we get a control of our system. But in a nutshell, our conception process is as simple as that. Ovulation, where a release of a mature egg happens. Fertilization, where the egg and the sperm fertilize in the fallopian tube. And implantation, where this fertilized embryo, it gets implanted into the endometrium of the uterus and forms a early placenta, and later on forms fetus. So now let's focus in great detail about ovulation. Many of you might be thinking ki why she is going so in depth about our reproductive system. I really want to go in depth about our reproductive system, because this is not कि बस मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ. मैं चाहती हूं कि आप सब सीखो अपने सिस्टम को, क्योंकि अगर आप सब अपनी सिस्टम को अच्छे से सीखोगे तभी आप इस पे प्रॉपरली वर्किंग कर सकोगे. जहां पे भी कोई लैकिना है, कोई गैप है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन send the healing powers over there. You can send the power of your affirmations, of your visualization, and through your mental powers you can correct that situation. So you have to become your own doctor. You have to kickstart your natural healing processes of your body, which is all lying dormant. तो आपको वो अचीव करना पड़ेगा. इसके लिए आपको बहुत जरूरी है जानना कि आपका सिस्टम कैसे वर्क करता है. तो द फर्स्ट स्टेप इज ओवल्यूशन. तो ओवल्यूशन क्या होता है? फॉलिकल टू एग का मैराथन है और कुछ नहीं है. व्हाट इज फॉलिकल? वी आर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, when we ourselves were a fetus, जब हम 12 वीक गेस्टेशन पीरियड में थे, 12 वीक के जब हम फीटस थे अपनी मदर के वूम में, उस टाइम पे भी हमारे पास हमारे रिजर्व्स थे, फॉलिकुलर रिजर्व्स थे, जिसमें इमेच्योर एग्स थे. वी हैड 7 lakhs of them, around 6 to 7 lakhs. And there is a survival of the fittest. So जो फॉलिकल्स बेटर क्वालिटी के थे वो सर्वाइव किए, जो नहीं थे वो इस मैराथन में गिरते पड़ते गए, खत्म होते गए. So by the time we took birth, from 6 to 7 lakhs we came down to 1 to 2 lakhs. And by the time we reached puberty is when we got our menarche period, when we got our menstrual cycle for the first time. So we reached approximately 0.5 lakh follicles. और
हम अपने पूरे जो हमारा पूरा जो साइकिल है, उस साइकिल में कितने हम रिलीज करते हैं? वी रिलीज अराउंड 300 ओवास. So we start from 7 lakh follicles at the time of 12-week gestation, 1 to 2 lakhs when we were about to take birth, 0.5 lakhs when we first hit our menstrual cycle, and then every month ये जितने भी फॉलिकल्स है इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स. नाउ एवरी मंथ ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से 5 to 7 फॉलिकल्स जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उस मंथ में प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं. और ये प्राइमरी फॉलिकल फिर ग्रो करके सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं. और ये सेकेंडरी फॉलिकल में से एक फॉलिकल, और कभी कभार इन रेयर केसेस 2 फॉलिकल, जब ट्विंस होते हैं तब 2 फॉलिकल, तो 1 या 2 फॉलिकल वो डोमिनेंट होते हैं, वो पावरफुल होते हैं, जो मैच्योर एग को रिलीज करते हैं. एंड दिस इज व्हाट इज ओव्यूलेशन. तो सोचिए हमारे पास 7 लाख का खजाना है और हम हर महीने एक रिलीज करते हैं, और दैट एक जो आता है हमारे पास, दैट इज थ्रू दैट मैराथन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो बेस्ट क्वालिटी का होता है वो एक रिलीज करता है. और अगर हम कैलकुलेट करें अपने पूरे लाइफ टाइम में, हम अराउंड 300 मैच्योर एग्स को रिलीज करते हैं ऑन एन एवरेज. सो फ्रॉम primordial follicle to secondary follicle, this marathon is going inside our ovaries. ओवरी के अंदर ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है. जो बेटर होता है वो ज्यादा ग्रो करता है, जो बेटर नहीं होता है वो मरता जाता है, खत्म होता जाता है, एंड दिस स्टोरी कंटिन्यूज. बट सेकेंडरी फॉलिकल टू मेच्योर एग का जो स्टेज है, उसमें फिर एक्सटर्नल सिस्टम्स आउटसाइड द ओवरी स्टार्ट्स पार्टिसिपेटिंग. बहुत सारे हॉर्मोन्स इन पिक्चर आ जाते हैं. Are you understanding what I'm saying? Are you understanding? Just give me a thumbs up, because what I'm talking is very, very technical, very, very technical. But I'm trying to make it as simple as possible to all of you, so that it's like a story. I want it like a story, so that when you close your eyes, you can see the journey of that primordial follicle to primary to secondary to that mature egg. And now we'll discuss about various hormones. तो जब हम उस hormones के बारे में डिस्कस करेंगे और वो hormones कैसे प्ले कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, it should be like a story in your mind. क्योंकि उस स्टोरी से हम क्या करेंगे, हम इंटरवेंशंस करेंगे. जहां जहां हमारे अंदर इश्यूज है, हम वो इश्यूज में इंटरवेंशन करते जाएंगे. सो वन मोर थिंग आई लाइक टू शेयर हियर. प्राइमोर्डियल फॉलिकल से जो मैच्योर एग की जो पूरी कहानी है ना, क्या एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो जाती है? नो, it's not a one cycle story. It takes 9 months for any egg to get converted from a primordial stage to a mature egg stage. 9 months. यानी कि अगर हमें कोई लाइफस्टाइल करेक्शन करना है एग के लेवल पे, तो द रिजल्ट विल बी शोन इन 9 months. मेक अ नोट ऑफ इट. इस पर हम वापस आएंगे, रिविजिट ऑन दैट. राइट नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग स्टोरी विथ यू. लेकिन बाद में ये स्टोरी को कैसे हम करेक्ट करें और अपने डिजायर रिजल्ट्स अचीव कर सकें, वो मैं आपको बताऊंगी. सो दिस वाज अबाउट हाउ द फॉलिकल मूव इनटू अ मैच्योर एग stage. Now, as I just shared, that from secondary follicle to the release of the egg, this phase, it involves lot of hormones. बहुत सारे hormones पिक्चर में आ जाते हैं for the conversion of secondary follicle to a matured egg. सबसे पहला जो हार्मोन है वो है गोनाडोट्रोफिन releasing hormone, GnRH in short we call it. So GnRH is released by the hypothalamus of our brain, and it is released on our first day of menstrual cycle. हमारा जो menstrual cycle का पहला दिन है, उस दिन GnRH रिलीज होता है. और GnRH क्या करता है? GnRH जैसे रिलीज होता है वो पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देता है,
और पिट्यूटरी को एक्टिवेट करके वो 2 और हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, follicle stimulating hormone that is called FSH and luteinizing hormone that is called LH. Now beginning of the menstrual cycle में the role of FSH is much more than LH. So जो LH release होती है from pituitary gland वो store हो जाती है for later use. It gets stored for later use और FSH जो है वो release होता जाता है. And as the name suggests, follicle stimulating hormone. So FSH का role क्या है? Follicles को grow करना, secondary follicles को ग्रो करना ताकि वो हेल्दी हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके और अपने अंदर के एग को रिलीज कर सके. दैट इज द रोल ऑफ FSH. नाउ एज द follicle is growing, just try to understand, it's a beautiful chemistry. भगवान ने इतना ब्यूटिफुल बनाया है, I just can't tell you, it's so beautiful. So जैसे जैसे FSH का लेवल्स बढ़ता जाता है तो क्या होता है, एक और हार्मोन रिलीज होता है विच इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन गेट्स रिलीज्ड. सो FSH जैसे बढ़ता है, फॉलिकल्स बढ़ते जाते हैं, तो फॉलिकल्स जैसे बढ़ते हैं, फॉलिकल्स के पास भी कैपेसिटी है हार्मोन रिलीज करने की. GnRH, FSH and LH, these are released by the hypothalamus and pituitary gland. Estrogen is released by the follicles. तो फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करता है, जैसे एस्ट्रोजन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल शुरू करता है. एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो FSH को कम करता जाता है. एस्ट्रोजन बढ़ता जाता है और FSH को कम करता जाता है बिकॉज वो और एंटरटेन नहीं करना चाहता कि फर्दर फॉलिकल्स डेवलप हो. जितने बनने थे उतने बन गए. नाउ नो मोर फॉलिकल्स शुड गेट डेवलप्ड. तो फॉलिकल FSH को कम करता जाता है. और प्लस एस्ट्रोजन क्या करता है, वो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग को डेवलप करता है द यूटरस. बिकॉज यूटरस में एक बेड क्रिएट होना है, बिकॉज इम्प्लांटेशन होना है. तो इस इम्प्लांटेशन के लिए एक बेड तैयार होनी है. तो 0.5 मिलीमीटर से हमारी एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी हो जाती है, 5.5 मिलीमीटर. And credit goes to estrogen for that. Now, as the follicles are now getting ready, और उसमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल होके बिल्कुल रेडी हो गया है, उस टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन नाउ कन्वर्ट्स the negative feedback cycle to a positive feedback cycle और एक फाइनल सर्ज FSH को देता है. एक फाइनल सर्ज कि एक फाइनल जोल्ट वो दे दे अपने उस डोमिनेंट फॉलिकल को कि वो जितना ग्रो हो सके फाइनल ग्रोथ दे दे. और ये फाइनल ग्रोथ जैसे ही होती है तब क्या होता है, जो हमारा LH रिलीज हुआ था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रिलीज हुआ था हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको स्टोर कर लिया गया था बिकॉज उस समय LH का कोई काम नहीं था, वो जो स्टोर्ड LH है वो वापस से रिलीज होना शुरू हो जाता है. स्टोर्ड LH starts releasing and then what happens, the LH it gives a surge. एक LH surge होता है, a sudden spike. और LH surge क्या करता है, LH surge ruptures the follicle. LH surge के अराउंड 24 to 48 आवर्स के बाद में जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो रप्चर कर जाता है, एग रिलीज होता है. एंड दैट इज व्हाट इज ओव्यूलेशन. आई होप ओव्यूलेशन इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू नाउ. आप लोगों को क्लियर हुआ है ओव्यूलेशन व्हाट इट इज? We keep hearing this thing from our doctors कि भाई आप ओव्यूलेट कर रहे हो, जब आपका होगा, जब रप्चर होगा. अब आपको समझ में आ रहा है कि रप्चर होता क्या है एग्जैक्टली, हाउ दिस होल प्रोसेस इज वर्किंग. GnRH कैसे FSH और LH को रिलीज कर रहा है, FSH के कारण फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं, वो फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, वो एस्ट्रोजन फिर क्या करता है, एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग को रेडी करता है, फॉलिकल्स को एक फाइनल सर्च देता है, एक फाइनल ग्रोथ देता है. And at the final stage, LH comes for the final blow. It comes for the final blow to rupture that follicle. और उस एक या रेयर केसेस में 2 डोमिनेंट फॉलिकल से रिलीज होते हैं हमारे मैच्योर्ड एग्स, हमारे ओवा. राइट? तो अभी तक जो साइकिल थी, दैट साइकिल फ्रॉम the first day of your menstrual cycle till your ovulation is your follicular phase. Now from your ovulation
till maybe you conceive or you hit your menstrual cycle again is your luteal phase. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बाद से हमारा क्या होता है, ल्यूटल फेज शुरू हो जाता है. और अब इस ल्यूटल फेज में क्या होता है, एक बार वो एग रिलीज हो गया, ओवा रिलीज हो गई, तो क्या होता है, वो ओवा कहां जाती है, हमारे फैलोपियन ट्यूब में जाती है. और इस ओवा की लाइफ स्पैन है 12 to 24 आवर्स ओनली. तो जो स्पर्म है जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट हुए हैं थ्रू इंटरकॉर्स, जो डिपॉजिट हुए हैं हमारे वजाइना में, वो फ्लो करते हैं थ्रू आवर सर्विक्स, थ्रू आवर this uterus, they reach our fallopian tube, and वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवा एंड स्पर्म का. they get fertilized. Once they get fertilized, what happens, they get implanted into the endometrium lining. और इस समय क्या होता है, एक और हार्मोन रिलीज होता है which is the progesterone hormone. जब ये fertilization process होती है and the fertilization is achieved, then the progesterone hormone level increases. Estrogen and progesterone का जो level होता है वो increase होना शुरू हो जाता है. It starts increasing. Why? Because उनको implantation के लिए uterus में endometrium lining को ready करना है, uterus में एक bed को ready करना है. So the moment fertilization happens, the estrogen and progesterone level starts increasing. Estrogen prepares the bed, the endometrium lining, वो thickness को बढ़ाता है. और progesterone क्या करता है, प्रोटीन्स को सिक्रीट करवाता है, so that जो environment है वो और fertile बन जाए for implantation. वो पूरे हमारे यूट्रस के environment को क्या करता है, और fertile बनाता है और conducive बनाता है, so that implantation can happen. But by any chance fertilization does not happen, then what happens? अच्छा, ये जो है, one thing I just missed, जो follicle rupture हुआ था, that follicle gets converted into corpus luteum, and this corpus luteum is the main source for the increase of estrogen and mainly progesterone. It releases progesterone and estrogen. तो follicle जो है वो rupture होकर वो एक gland बन जाता है, that is the corpus luteum, और वो progesterone and estrogen को increase करता है. Now by any chance if fertilization does not happen, तब क्या होता है, अगर fertilization नहीं होता है, implantation नहीं होता है, तब जो कॉर्पस ल्यूटम है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है. और कॉर्पस ल्यूटम जैसे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन के लेवल्स डिप होने चालू हो जाते हैं. और जैसे प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन के लेवल्स डिप होने चालू हो जाते हैं, तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होने लग जाती है. और जैसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होने लग जाती है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है. I hope you understood the entire story. Is it clear to you what is happening? Let me just recap the whole story once again for you, for better understanding. कि कैसे हो रहा है. हमारे फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में GnRH रिलीज हो रहा है फ्रॉम आवर हाइपोथैलेमस. ये GnRH ट्रिगर कर रहा है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को. ये GnRH हम ट्रिगर कर रहा है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज FSH एंड LH. LH is going to be used later because वो क्या करेगा, वो ओव्यूलेशन के लिए फॉलिकल को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, रप्चर करने के लिए यूज होगा, तो दैट विल बी यूज्ड लेटर, सो इट गेट्स स्टोर्ड. एंड FSH grows the follicle. As the follicle starts growing, the follicle releases estrogen. This estrogen, what it does, it decreases FSH so that no further follicle development happens, and it starts preparing the endometrium lining. And then when
one of the follicle or two of the follicle is ready to get ruptured, एक final FSH का एक surge दिया जाता है for the final growth. And once the mature egg, the follicle is ready to release the egg, LH is released, जिसको स्टोर कर दिया गया था. और LH जैसे रिलीज होता है वो फाइनल सर्ज देता है एंड इसको फॉलिकल को रप्चर कर देता है. और जैसे फॉलिकल रप्चर होती है, दी ओवा कम्स आउट एंड ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है, इट बिकम्स कॉर्पस ल्यूटम एंड दिस कॉर्पस ल्यूटम स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्ट्रॉन एंड इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन फर्दर. तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स बढ़ते जाते हैं. ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रेडी करता है और प्रोजेस्ट्रॉन उसे और फर्टाइल बनाता है. एंड प्रोजेस्ट्रॉन फर्दर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टॉप करा देता है. और यहाँ पे हमारे फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? जो स्पर्म इंजेक्ट हुए हैं वो स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज होते हैं. ये फर्टिलाइज होके इम्प्लांट हो जाते हैं. अगर कंसेप्शन प्रॉपर हुई है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रॉपर हुआ है, कंसेप्शन हो गई है, तो क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटम फर्दर इंक्रीजेस द लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन. बट अगर नहीं अचीव हुई है कंसेप्शन, तो क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटम स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग एंड दिस कॉर्पस ल्यूटम व्हेन इट स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग, इट देन डिप्स द लेवल ऑफ, कम हो जाता है प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल. और जैसे प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होना चालू हो जाता है एंड वी हिट आवर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे में अगेन GnRH हार्मोन रिलीज होता है हमारे हाइपोथैलेमस से एंड द होल साइकिल कंटिन्यूज. Corpus luteum, there is a question that has come up that where does corpus luteum stay in case of fertilization? Corpus luteum is in the what to say, there uterus only. वहां से फॉलिकल जो रप्चर हुआ है और रप्चर हो निकला है वो वहीं पे है. कॉर्पस ल्यूटम इज देयर इन दी ओवरीज ओनली. वो फॉलिकल से ही कॉर्पस ल्यूटम बना है रप्चर होके. सो इट इज देयर एंड इट्स रोल इज टू रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन एंड estrogen. And after progesterone, there is another hormone that comes out, which is HCG. You might be very well aware of HCG because we do beta HCG tests to confirm our pregnancy. So once the implantation is proper, then a new hormone is released and that is human chorionic gonadotropin HCG hormone. And this is the hormone which confirms our pregnancy. This is what we test. Right? So this is the role of hormone in our reproductive system. So you can understand कि हमारा जो menstrual cycle है, it is all hormonal regulated. What are hormones? Hormones are messengers. एंड हॉर्मोन्स क्या है? वो बहुत जल्दी वेरी करते हैं. आप थोड़ा स्ट्रेस लेंगे, थोड़ी एंजाइटी लेंगे, कुछ भी इधर उधर हेवायर होंगे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होगा, हमारा हार्मोनल लेवल तुरंत फ्लक्चुएट करना शुरू कर जाएगा. इन केस ऑफ प्रेगनेंसी मेनी टाइम्स देयर आर केसेस ऑफ ब्लीडिंग. पीपल कॉल मी कि दीदी ब्लीडिंग हो गई, क्या करूं? एंड देन व्हेन आई डिस्कस विद देम, वी फाइंड दे टुक सम काइंड ऑफ स्ट्रेस. जैसे ही स्ट्रेस लिया, व्हाट हैपेंड? Progesterone and जो stress hormone है cortisol, they are anti to each other. So what happens? The cortisol levels, the moment cortisol levels increases, progesterone levels decrease. Progesterone जैसे ही decrease होता है, क्या होता है? Endometrium lining थोड़ी shed होती है और menstrual bleeding शुरू हो जाती है. And we get that spotting and we get scared. And it is actually not correct because ज़्यादा होगी तो हमारी pregnancy भी disturb हो सकती है. So our whole reproductive system is highly governed by hormones. It's all a play of hormone. So when it is a play of hormone, we need to be very, very careful about our lifestyle, about our mental well-being, about our physical well-being, about everything, right?
So what we just discussed, you can see it through the pictures over here. You can see ovarian cycle where the primordial follicle converted into primary, primary to secondary, secondary to it reached the ovulation stage where it became, where a matured egg ruptured out of it, which became a corpus luteum. And in case of like not getting pregnant, जब वो corpus luteum shed होता है, then it forms corpus albicans, एक स्कार को छोड़ देता है. और बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हमारा एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन, हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करता है. और हमारे जो ये पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है FSH एंड LH, वो क्या करते हैं, बिगनिंग में FSH इज हाई, LH इज लो. एट द टाइम ऑफ आर ओवल्यूशन there is a, in fact before 24 to 48 hours before our ovulation, there is an LH surge that is happening. From the ovary, two hormones are coming out, progesterone and estrogen. Estrogen is secreted along with FSH, पहले से secrete होता है, और progesterone जो है वो बाद में secrete होता है. The role of estrogen is to create the bed, create the thickness, and the role of progesterone is to make the environment more fertile. And then uterine cycle is also like, it works in two stages. One is the follicular stage and one is the luteal stage, where the uterus is also working like this in the entire menstrual cycle. So I hope this entire cycle is very clear to you. If it is clear, just give me a quick thumbs up so that I feel confident about it. अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे फटाफट एक thumbs up भेज दो, and I move on to the next bit. Yeah, perfect, perfect. Thank you so much. Now next, now we are coming to implementation of this entire thing. कि भाई अब हमने समझ लिया कि ये कैसे हमारा पूरा साइकिल वर्क कर रहा है इन द मेंस्ट्रुअल स्टेज एज वेल इन द ल्यूटल स्टेज, किस तरह से हमारा पूरा साइकिल, द प्ले ऑफ हार्मोन्स एंड एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड रियली रियली वेल. नाउ we have understood one more thing, that the lifespan for the length of a menstrual cycle. First, let us take up this. The length of our menstrual cycle ranges between 21 to 35 days. It's quite a widespread range and it is fine. किसी की cycle छोटी होती है as less as 21 days, it is absolutely healthy, no problem. किसी की थोड़ी लंबी होती है which is 35 days. And on an average, एक average जो cycle है which is of 28 days. But 21 to 35 days is fine enough, that's okay. Day 1 is the first day of your menstrual cycle. जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है उस दिन आपका day 1 होता है. Day of ovulation is approximately midway. So अगर आपकी साइकिल 21 डेज की है तो वो 10th या 11th डे होगा आपका ओवल्यूशन डे, और अगर 35 डेज की साइकिल है तो 17, 18th या 19th डे होगा आपका ओवल्यूशन. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली. आई एम यूजिंग द वर्ड अप्रोक्सीमेटली बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली मिडवे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड द एग्जैक्ट ओवल्यूशन डे. You need to find out the day. In fact, ovulation day से भी ज्यादा important है the day of LH surge. The day of LH surge हमें जानना बहुत जरूरी है, हमें अपना ovulation day जानना बहुत जरूरी है. तो what are the ways by which, because conception is all about correct timing. However, we might try, but if our timing is not correct, we'll miss the bus. Because as I told you, the life of ova is just 12 to 24 hours and the life of sperm is just 4 to 5 days. So, वो sperm जो 4-5 days के लिए active है, it should be present during the 12 to 24 hours lifespan of ova. अगर ये दोनों की टाइमिंग मैच नहीं हुई तो आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं होने वाला है. So it is very important that you should hit your ovulation day. तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि on the day of your ovulation when the progesterone starts releasing, ovulation से progesterone release होना शुरू हो जाता है. So progesterone जैसे ही release होता है, it increases our body temperature. So you'll find a little increase in your body temperature. Second, fertile cervical mucus. Now, what is cervical mucus? Cervical mucus is vaginal discharge.
राइट. सो आपके ओवल्यूशन के टाइम पे ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है. सो हाउ विल यू नो दैट? And this is the best way to understand your this is the best way to understand that yes, you have hit your ovulation, because आपको cervical mucus से सबसे अच्छा पता चलेगा. Like as I have shown you in the picture, the first picture says not ovulating because the cervical mucus is dry and sticky. It is dry and sticky. Now ovulation may be coming when the cervical mucus is creamy. जैसे हमारे हैंड लोशन नहीं होते हैं, वो हैंड लोशन की तरह हो जाता है. It's creamy. Ovulation is very close. It becomes wet and watery. And when it has reached ovulation, it becomes very wet, stretchy. It becomes stretchy like this. You can do like this within your hand. It becomes stretchy. And it resembles a raw egg white. It becomes stretchy like this. Then you can understand that yes, when this discharge becomes stretchy like this, then you can understand that yes, because ये क्यों stretchy हुआ है? Progesterone has made it like this. जो हमारा प्रोजेस्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है, उसका रोल ये भी है कि टू मेक आवर सर्विक्स, वो सर्विक्स को थोड़ा हाई कर देता है, उसे और सॉफ्ट और टेंडर बना देता है, उसे और फर्टाइल बना देता है, उसे और अल्कलाइन कर देता है. क्यों? क्योंकि जो स्पर्म एंटर होंगे, it has to pass through the cervix. So the environment of the cervix should be very fertile and very conducive for the sperms to pass through. So to welcome the sperm, our cervix becomes so soft, tender, and this kind of cervical mucus gets created so that the sperm can pass through it really, really well. So when you find that your cervical mucus is like this, then you can understand that you have hit your ovulation day. And then of course you get ovulation kit in the market. What it does, it monitors the LH surge. वो LH हार्मोन को मॉनिटर करता है. तो जिस दिन LH सर्ज होता है, योर ओवल्यूशन किट विल टेल यू दैट यस, दिस इज द डे ऑफ ओवल्यूशन. इसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन एक और वर्क करता है, वो हमारे मिल्किंग को भी ट्रिगर करता है. तो आवर ब्रेस्ट आल्सो बिकम्स वेरी टेंडर. So if you find that there is some tenderness in the breast, then also you can understand that your ovulation has reached. And yes, of course, in extreme cases, when you really want to monitor your cycles very, very well, you can go to the doctor and get a follicular study done. And that is sure shot. All these methods are estimations, like fertile cervical mucus, ovulation kit, body temperature, tenderness in breast. These are all estimations. But the follicular study done at a gynac place is absolutely sure shot. But naturally, you can't go for that every month. It becomes too tiring and too exhausting. So, like, you can just follow these things and you can like understand when you're hitting your ovulation. And it is best to have intercourse during that ovulation period. So that, and the sperm should be present. The sperm should be present before the ova is released, because sperm की life ज्यादा है, ova की life कम है. तो it is better that the sperm पहले से present हो और ova को welcome करने के लिए. That is a sure shot way of conceiving. So fertilization should happen in the fertile window. Life of the sperm is 4 to 5 days. Life of the egg is 12 to 24 hours. Now, when I'm saying 4 to 5 days, I'm talking about healthy sperms. In cases where the sperms are not healthy, their life is as less as 30 minutes, not more than that. They don't survive more than 20-30 minutes. But here I'm talking about healthy sperms whose life is like 4 to 5 hours. And life of an egg is 12 to 24 hours. So ideally, the sperm should be present when the egg reaches the tube to form embryo. So the best time for intercourse is LH surge. Before ovulation, जब आपका LH surge, because LH surge के 12 to 24 to 48 hours बाद आपका ओवा रिलीज हो रहा है. तो in that window from the LH surge before ovulation happens, if you have your intercourse, then what happens? The sperms are present to welcome when the ova is released.
However, it should not be done very early, because if we do like if we do a day before the ovulation, then the chances of success is 21 to 34%, and if we do almost 4 days before, then the chances are 8 to 17%, because the quality of the sperm also starts getting deteriorating. So we need to really set our timings very, very correct. Now, for effective fertilization, कि जो हमारा ओवा है और जो स्पर्म है वो प्रॉपरली फर्टिलाइज हो सके, व्हाट वी नीड टू डू? सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस एंजाइटी. लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस, हम खुद इतने एंग्शियस हैं हमारी प्रेगनेंसी को लेकर, वी आर गेटिंग ऑल द फॉलिकुलर स्टडीज डन, और एट होम वी आर यूजिंग द ओवल्यूशन किट, वी आर मॉनिटरिंग सो मेनी थिंग्स, वी आर सो वर्कड आउट that this whole experience, instead of a very nice warm loving experience, ये एक stressful experience में convert हो जाता है, and this stress leads to performance anxiety and everything falls flat over there. So my suggestion to all of you will be, please आप लोग इसे एक एंजाइटी की सिचुएशन नहीं क्रिएट करिए, मेक इट एज लविंग एज पॉसिबल, बिकॉज स्पर्म की क्वालिटी, जितना लविंग एनवायरमेंट होगा, स्पर्म की क्वालिटी उतनी हेल्दी और उतनी अच्छी होगी. सो यू नीड टू एंश्योर दैट द एनवायरमेंट शुड बी वेरी, वेरी लविंग, एंड अल्टीमेटली आप एक डिवाइन चाइल्ड को कंसीव करना चाहते हो, एंड द पॉइंट वेयर when that that union happens, that point is very important. और अगर वो point stressful होगा, तो naturally that stress, that anxiety will come in the embryo and the fetus also. और अगर एक बहुत loving और बहुत happy experience होगा, so that will come in that. So it is very important कि ये पूरे process को you take it as a very loving and a very happy moment, rather than एक एंजाइटी के साथ कि इस दिन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. डोंट डू लाइक दैट, वैसा नहीं करिए, बिकॉज जितना आप ऐसा करोगे, आप अपना रिजल्ट अचीव करने की जगह आप अपने रिजल्ट से कोसों दूर चले जाओगे. सो मैंने बहुत केसेस में देखा है वेयर एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, बट द वाइफ इज सो वर्कड आउट हरसेल्फ कि वो अपने हस्बैंड में भी पूरा एंजाइटी डाल देती है, एंड थिंग्स डोंट हैपन ओनली. दिस परफॉर्मेंस एंजाइटी, थिंग्स डोंट हैपन. Second, the vaginal pH should be alkaline. जो एनवायरमेंट है, बिकॉज स्पर्म जो है वो एसिडिक एनवायरमेंट में किल हो जाता है, तो आपकी वजाइना की जो एनवायरमेंट है वो अल्कलाइन होनी चाहिए. इट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर हम कल काफी डिस्कशन करेंगे. when we talk about lifestyle and physical well-being, then we'll talk about how to create the अल्कलाइन पीएच, हम कैसे अपने पीएच को मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉडी में, उस पर हम डिस्कस करेंगे. देन देयर शुड बी एडिक्वेट नर्वस सप्लाई इन द वेजाइनल डक्ट. अगेन, अगर हम एंजाइटी लेते हैं, हम नर्वस होते हैं, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, गड़बड़ हो जाती है. द मोमेंट वी बिकम नर्वस, एंजाइटी, तो जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है हमारे वेजाइनल डक्ट की, और जैसे सप्लाई डिस्टर्ब होती है, एवरीथिंग गोज हेवायर. So as I told you, stress, anxiety, these are all opposites of pregnancy and conception. दोनों बिल्कुल opposites हैं. आप जैसे स्ट्रेस एंजाइटी लोगे, आपका कंसेप्शन और आपकी प्रेगनेंसी है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी. So stay away from it. And lubricants, they kill the sperm. जो हम lubricants यूज करते हैं अपने प्रोसेस में, वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं. तो प्लीज डोंट यूज एनी फॉर्म ऑफ एनी lubricant, एनी केमिकल इन द होल प्रोसेस, बिकॉज केमिकल्स जो है वो स्पर्म को किल कर देते हैं. सो दिस वॉज अबाउट फर्टिलाइजेशन. एंड नाउ इम्प्लांटेशन. सो ये जो एम्ब्रॉयो जो रेडी हुआ है, it now gets implanted in the endometrium lining of the uterus within 4 to 10 days, on an average 7 days में, and it becomes an early placenta. And this early placenta, after getting implanted 7 days के बाद, it starts releasing HCG hormone. इसीलिए
15 डेज बाद, ट्राई करने के 15 डेज बाद हमें कहा जाता है कि भाई आप चेक कर लो वेदर यू हैव बिकम प्रेग्नेंट और नॉट, बिकॉज हम इस HCG को हम चेक करते हैं, राइट। सो नेचुरल फैमिली प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स, अभी जो मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया, दैट इज हाउ वी कैन प्लान आवर फैमिली नेचुरली, हम गर्भाधान को नेचुरली कैसे प्लान कर सकते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स ये है कि 1 मंथ के ट्राई के बाद में 38% ऑन एन एवरेज प्रेग्नेंट होते हैं, 3 मंथ्स के बाद में 68% होते हैं, 6 मंथ्स के बाद में 81% होते हैं, एंड 12 मंथ्स यानी 1 ईयर के अंदर में 92% हो जाते हैं। सो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द की इन कंसेप्शन, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देखती ही नहीं हूं। पीपल आर सो हाइपर, व्हेन आई रिसीव ऑल दीज हाइपर फोन कॉल्स, दे आर लाइक वी आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट एंड दिस एंड दैट, एंड देन आई जस्ट सिंपली आस्क देम that for last how many months have you monitored your timing properly and taken an attempt? And उस पे बोलते हैं अरे हम क्या करें, वर्क में बिजी हैं, my husband is traveling, I am doing this, blah blah blah. So if you're not trying, then the baby won't come as a magic. This is a whole process. This is a whole process, and you have to undergo that process. It's a very loving process. You have to undergo that process. आप उस process को अगर follow नहीं करोगे, तो how you can achieve that? But people are not committed, they are not consistent, they don't have that perseverance, they just want results, and then they start getting hyper, they start getting stressed. उनको कोई infertility की problem नहीं है, but वो अपने दिमाग में उस problem को create कर देते हैं, because as the statistics show, only 10% need medical intervention, rest can achieve, but they are unable to achieve because they are not being consistent. 38% in the first month, 68% 3 months, 81% 6 months, and 92% in 1 year. So if you are consistent, if you are following a right lifestyle, if you are doing things properly, then only you will be able to achieve in 1 year, and you can fall in that 92%. But we don't do, then how we can achieve that? So only 10% need medical intervention. So if you're not getting pregnant, then what can be the probable results? Like when I'm talking you're not getting pregnant, means you are consistently trying and you're trying in that fertile window. आपकी टाइमिंग करेक्ट है, आपकी चीजें करेक्ट है। तो सबसे पहले एज is a very important factor, because your follicular reserves जो है वो एज के साथ फॉल करते जाते हैं। A 30-year-old woman has 20% chance of conception, while a 40-year-old woman has only 5% chance of conception. So your chance of conception goes low because your ovarian reserves go low, the quality of eggs go low. And this is not just the case of women, even in case of men, the fertility reduces with age. Women के केस में ज्यादा reduce करती है, men के केस में कम करती है, but दोनों के केस में reduce करती है. So age is an important factor. और इसलिए इन ऑर्डर टू हैंडल इट, लाइक आजकल कई लोग अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, सब चीजों को बराबर सेट करना चाहते हैं, दे वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर दे स्टार्ट देयर फैमिली. So they have got lot of criterias. So in case they want to achieve that, then nowadays a new thing that is being done by lot many people is freezing their eggs. वो अपने egg को freeze कर देते हैं, so that later when they are ready, they are mentally, emotionally, physically prepared to become a parent, they can try normally. And in case normal try करके नहीं होता है because उनके ovarian reserves वगैरह reduce हो गए हैं whatever, then they can use their frozen eggs. So this is quite a lot being done. Second problem is weight. If you are underweight or if you are overweight, both the case scenarios, there is a problem. Losing 5 to 10% of body weight kickstarts ovulation in women. जब 5 to 10% हम वेट लॉस करते हैं तो हमारा ओवल्यूशन जो है वो बेटर होना चालू हो जाता है. देन देयर इज अ स्टेज ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर, कि भाई बीमारी हो रखी है हमें,
कैंसर है, डायबिटीज है, थायराइड है, इस तरह की हमें बीमारी है। तो ये बीमारी से भी हमारा कंसेप्शन डिस्टर्ब होता है बिकॉज हमारे अंदर की इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होती है। प्लस ये बीमारी को ठीक करने के लिए हम बहुत सारे मेडिकेशंस लेते हैं। ये मेडिकेशंस भी हमारे हॉर्मोन्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, oppose करते हैं, and it creates a problem in pregnancy. So we need to ensure that we are healthy to get pregnant. Then lifestyle disorder, this we are going to discuss in great detail tomorrow. कल का पूरा दिन हम सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम राइट इंटरवेंशंस के साथ अपनी चीजों को करेक्ट कर सकें, नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकें। बिकॉज अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये हो रखा है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। Then frequency and timing of intercourse. This is also very important. As I told you, अगर आप उस fertile window में नहीं हो, then you miss the bus. So you need to ensure that you are in that fertile window. The frequency and the timing should be correct. And then consistency and perseverance. जैसा कि मैंने statistics आपको दिखाई थी 1 month से लेके 1 year की, from 38% we reached to 92%. From 1 month to 1 year. So we need to be consistent, we need to persevere, then only we'll be able to achieve it. And then of course, there are lot of fertility issues जो हमें pregnant नहीं होने देता. So we'll come to these fertility issues now. So infertility in women, क्या क्या prime reasons है? सबसे पहले जो सबसे common है वो है PCOS and PCOD. When I planned this session, तो एक जो मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आई थी वो था कि प्लीज आप पीसीओएस एंड पीसीओडी कवर करिएगा, बिकॉज नाउ मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस एंड पीसीओडी. PCOS is polycystic ovarian syndrome, which is actually an endocrine problem. And PCOD is basically a lifestyle disorder which makes your hormonal go haywire. And it is polycystic ovary disease. PCOD is very easy to rectify. By lifestyle corrections, you can achieve it. Even PCOS you can do, but PCOS is little difficult because it's a syndrome. It involves lot many other organs also. That's why it has become a syndrome. And PCOS is quite less. PCOD is what is very common among most of the women. अब PCOD है क्या? जैसा कि मैंने आपको फॉलिकल्स के बारे में बताया था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल which ruptures to release an ova, right? So अब क्या होता है कि पीसीओडी के केस में या पीसीओएस के केस में प्राइमोर्डियल, प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल तो बनते हैं, बट ये प्राइमरी फॉलिकल फर्दर ग्रो नहीं हो पाते हैं. दे आर नॉट एबल टू ग्रो. क्यों नहीं ग्रो हो पाते? क्योंकि जो हमारे हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन जो रिलीज हुआ है वो रिलीज होके पिट्यूटरी को सिग्नल करता है एफएसएच और एलएच को रिलीज करने के लिए. एंड एज वी डिस्कस बिफोर, पहले एफएसएच की लेवल बहुत हाई होती है एंड एलएच की लेवल लो होती है, सो दैट फॉलिकल्स कैन ग्रो एंड दे कैन फाइनली गेट मैच्योर एंड रप्चर. बट इन दिस पर्टिकुलर केस जीएनआरएच जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है. It does not function properly. So जो FSH और LH का जो रेशियो है that goes haywire. The ratio of LH, the FSH level goes down and the LH level goes up. और उसके कारण क्या होता है? The FSH level goes down and LH level goes up. उसके कारण follicles ready नहीं हो पाते हैं. And when the follicles are not ready, then they don't grow, they don't rupture and the eggs don't come out. और ये follicles क्या होते हैं? cyst में convert हो जाते हैं. That's why in the ovaries multiple cyst gets created. But PCOD is totally a lifestyle disorder and can be corrected very well with lifestyle changes, and this we are going to discuss in great details tomorrow. आज का मेरा पर्पस है खाली आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना कि हम कैसे इसको अचीव कर सके और सबकी वर्किंग क्या है. बिकॉज जब मैं आपको बोलूंगी कि अपने माइंड पावर को एक्टिवेट करो, एफर्मेशंस दो, विजुअलाइज करो, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या विजुअलाइज करना है.
कि आपको क्या विजुअलाइज करना है. नाउ आफ्टर दिस comes low ovarian reserve. As I told you, we are born with around 6 to 7 million. बर्थ के टाइम में 2 मिलियन हो जाता है. व्हेन वी हिट प्यूबर्टी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमारा होता है, देन इट कम्स टू ऑलमोस्ट 0.5 एंड हर महीने 1 या 2 रिलीज होते हैं और पूरे लाइफ स्पैन में 300 ओवा के करीब हम रिलीज करते हैं. दैट्स द वे इट इज. नाउ विथ एज, as we discussed also, the moment we cross 35 जैसे ही क्रॉस होता है, हमारी ओवेरियन रिजर्व्स जो है वो बहुत लो होते जाते हैं एंड 40 तक आते आते हम प्री मेनोपॉज में चले जाते हैं एंड रिजर्व्स और भी ज्यादा लो हो जाते हैं. And then it is very difficult for us to get pregnant. Even IVF and all is not that much helpful for us, because for IVF we need good quality follicles so that we can prepare those eggs. तो हमें वो चाहिए होता है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. सो उस केस में हमें डोनर एग्स की जरूरत पड़ती है. बट recently a very beautiful study has come from Dr. Jonathan Tilley, जो 20 years से फर्टिलिटी में वर्क कर रहे हैं. उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जोनाथन टिली, the quantity of eggs is not fixed. This is a traditional belief system कि हमारे अंदर ओवरी में रिजर्व्स हमारे फिक्स हैं. According to him, according to his research, the quantity of egg is not fixed. हमारे अंदर स्टेम सेल्स हैं और वो स्टेम सेल्स में पावर है और फॉलिकल्स को डेवलप करने की, provided we need to provide the right kind of environment, which of course we are going to discuss tomorrow when we are going to talk about physical well-being and the lifestyle corrections. So when we give a very harmonious internal environment to our system, then what happens? These stem cells are able to generate further follicles. So this is a latest study that has been done, which is opposite to the concept of ovarian aging, because according to the age old traditional belief, ovary ages and उसके eggs खत्म हो जाते हैं और फिर नहीं हो सकता है. But this is a new study that has come which says कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, अगर आपका एनवायरमेंट अच्छा है बॉडी का, अगर सब कुछ आपके अंदर सुपर डुपर परफेक्ट है, तो आप रिक्रिएट कर सकते हो, आप रीजेनरेट कर सकते हो. देन पुअर एग क्वालिटी. आपके ओवेरियन रिजर्व्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट आपकी एग की क्वालिटी बहुत खराब हो सकती है. और वो एग की क्वालिटी खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ, उसकी प्राइमरी रीजन है बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. एंड एज आई टोल्ड यू व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉलिकल्स, कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल से एग रिलीज करने का जो पूरा स्टेज है, दैट्स अ 9 month स्टेज. तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से एग जो रिलीज होता है, ओवा जो रिलीज होती है, उसको 9 months लगते हैं. सो 9 months में इट इज अंडरगोइंग चेंजेस. सो इफ we bring about lifestyle correction, then that lifestyle correction works on these follicles as well. But it needs 9 months for us to see the result, क्योंकि वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल जब हमने अपना लाइफस्टाइल करेक्शन किया, सपोज स्मोकिंग बंद की, ड्रिंकिंग बंद की, फूड हैबिट्स करेक्ट किया, हम बहुत सारी चीजें जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं, जब हम वो सब चीज अचीव करते हैं तो क्या होता है, हम अपनी एग की क्वालिटी को इंप्रूव करते जाते हैं. बट वो इंप्रूव्ड एग रिलीज होगा एज अ ओवा, there is a gap of 9 months. So आपको 9 महीने लगेंगे. ये नहीं कि 1 महीना आपने स्मोकिंग छोड़ दी, ड्रिंकिंग छोड़ दिया, अच्छे अच्छे काम करने लगे और आप बोले भाई इस साइकिल में क्यों नहीं हुआ मेरा. इतना फास्ट रिजल्ट नहीं मिलता, बिकॉज खराब करने के लिए भी तो आपने इतने सालों से प्रैक्टिस कर करके खराब की है. तो जब अच्छा भी करना है तो समय तो देना पड़ेगा ना आपको. So egg quality can be improved, can be brought about through lifestyle corrections, but naturally it takes that much time. Fallopian tube blockage. ये प्रॉब्लम पता ही नहीं चलती जब तक हम
प्लान नहीं करते कि हमें कंसीव करना है। जब कंसेप्शन में कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं और हम HSG वगैरह कराने जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज फिलिपिन ट्यूब हैज गॉट नथिंग टू डू विद अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट हैज गॉट नथिंग टू डू। सो वी आर मेंस्ट्रुएटिंग प्रॉपरली, हमारे पीरियड्स प्रॉपर है, रेगुलर है, ब्लीडिंग बराबर है, हर मंथ सब चीजें बराबर हो रही है, तो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, नथिंग इज रॉन्ग विद अ रेवोल्यूशन। तो हमें पता भी नहीं चलता। और ये जो ब्लॉकेज है, एक ट्यूब भी ब्लॉक हो सकती है, 2 ट्यूब भी ब्लॉक हो सकता है। जब एक ट्यूब ब्लॉक होती है, देन स्लाइट इंटरवेंशन से वी कैन ब्रिंग करेक्शंस, बिकॉज डॉक्टर क्या कर सकते हैं, दे कैन हेल्प अस इन इंश्योरिंग कि जो ट्यूब ब्लॉक नहीं है उस ट्यूब को वो ओव्यूलेट कराएं, so that, like, that tube is being used, and the other tube which is blocked, we don't use that. So we can achieve that. But when both of the tubes are blocked, then we need some medical help. We need to, like, maybe remove that blockage through some laparoscopy or something, or maybe go for some IVF treatment, so that we bypass the fallopian tube and directly the embryo is implanted in the uterus itself, in the endometrium lining. और कई बार क्या होता है, ब्लॉकेज पूरा नहीं होता है, हाफ होता है, उस समय एक नई प्रॉब्लम हो जाती है, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। when your tube is partially blocked, then it might so happen that fertilization happens, because ओवा भी स्विम करके पहुंच गई, स्पर्म भी स्विम करके पहुंच गए, और दोनों फर्टिलाइज कर गए। बट फर्टिलाइज करके जब वो यूट्रस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो रास्ता ब्लॉक है, बिकॉज देयर इज अ ब्लॉकेज। तो प्रेगनेंसी वही ट्यूब में रह जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, and that needs to be treated, because tube में pregnancy नहीं रह सकती, pregnancy has to be in the uterus. So in most of the cases the tube needs to be removed, and matter also gets little serious then. Endometriosis, ये भी एक प्रॉब्लम है, जहां पर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो यूट्रस के बाहर क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, and that leads to a lot of menstrual problem, pelvic pain and all those stuff. उस तरह की काफी problems आ जाती है in this. So these are primarily main reasons of infertility in women. Now when we talk about infertility in men, then the topmost reason is sperm count and motility. एक healthy men के अंदर sperm count is around 250 million is per day is the sperm count. Anything between 100 to 250 million is good enough. And motility is anything between 2 and above, like 0 to 4 के scale में 2 and above की motility is considered to be good. So sperm count and motility जो है वो 250 million per day and 2 के above अगर होती है तो अच्छा होता है, but sperm बहुत जल्दी affected हो जाते हैं due to many reasons. एक exposure to heat really plays a very important role in killing of sperms. तो इसलिए when you want to conceive and like intercourse and all those things, so it is strongly suggested that we should not sit on hot seats, जो heated seats होती हैं, we should not take hot tub baths, we should not wear tight fitted bottoms. अगर बहुत टाइट फिटेड बॉटम्स पहनते हैं तो दैट क्रिएट लॉट ऑफ हीट इनसाइड एंड दैट किल्स द स्पर्म. वी शुड नॉट पुट लैपटॉप्स ऑन आवर लैप्स, बिकॉज उससे जो रेज निकलती हैं वो हमारे स्पर्म काउंट को डिस्टर्ब करती हैं. वी शुड नॉट कीप मोबाइल ऑन आवर ट्राउजर पॉकेट, बिकॉज अगेन इट इज वेरी क्लोज विसिनिटी टू आवर बॉटम्स एंड इट रियली डिस्टर्ब्स the sperm quality, the count, the motility and everything. So exposure to heat really plays a very important role in killing of sperms. दूसरा जो important role play करता है वो dental health. Research has been found कि teeth का sperm के साथ बहुत strong connection है. So it is very important that your teeth, your dental health should be very good for your sperm counts to be good. Third is lifestyle disorder, sleeping, food and everything that we are going to discuss tomorrow. Acidic environment. Acidic environment kills the sperm totally. So the environment has to be alkaline, both in men as well as women. This also we are going to discuss tomorrow. Then toxic chemicals.
if you are exposed to toxic chemicals in the environment, like if you are working at a place जहाँ पे dyes बन रही है, जहाँ पर varnishes हैं, जहाँ पर what to say, like all these chemical infested like fertilizers हैं, pesticides है, ये सारी चीजें हैं, पेन्स है, तो ये सारी जहाँ चीजें हैं वहां पर क्या होता है कि इट अफेक्ट्स। प्लस जो केमिकल्स भी हम अपने बॉडी में यूज करते हैं उसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। ये भी हम कल काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो योर फूड शुड बी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, इट शुड बी ग्रीन, एंड वी शुड अवॉइड सोया in order that our sperm is healthy and the motility is high. And these things, whatever we have discussed now, we are going to take further tomorrow when we are going to discuss about physical well-being. So sperm count and motility को हम इस तरह से improve कर सकते हैं. And second is premature ejaculation. ये भी एक problem इनमें पाई जाती है, और ये problem जब देखा जाता है तो हम पाते हैं कि it is mainly psychological, stress, anxiety. ये सबसे आपके mental and emotional well-being से बहुत ज्यादा जुड़ा रहता है. So it is very important that stress, anxiety, all these things should be handled very well, because ये जो premature ejaculation है ये controlled है serotonin से, and serotonin जो chemical है वो controlled होता है हमारे lifestyle factors के साथ में, it is related. So when we correct our lifestyle pattern, we have the right timing of sleep, the right food, the right thought process, the right kind of emotions, then this is taken care of to a great extent. And now the third infertility problem is unexplained infertility. Almost 30% of infertility falls in this category, where the doctors say we don't know, सब कुछ आपका perfect दिख रहा है, आपके husband का perfect दिख रहा है, but फिर भी हमें पता नहीं आप क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हो. सो दिस इज अ वेरी बिग इशू नाउ. तो व्हाट आई फील उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो मैंने बताया था कि यू नीड टू हैव दैट परसिवरेंस, यू नीड टू हैव दैट कंसिस्टेंसी, you should not have that performance anxiety when you are planning your entire process. तो जब चीजें एकदम कंड्यूसिव होती है, एनवायरमेंट कंड्यूसिव होता है, जब आप हैप्पी रहते हो, जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, तो क्या होता है कि everything falls in place. So unexplained infertility, actually I feel the greatest reason for this is your physical, mental, emotional, spiritual well-being. When all these well-being goes haywire, then this problem comes into picture. So if you have tried for 1 year properly or for 6 months, if you're 35 and above, अगर 35 and above है, then we'll only recommend कि भाई 6 months try करके you seek medical intervention. But अगर आप 35 से कम हो तो you should try for at least 1 year. और अगर आपका irregular और painful menstrual cycle है, then you should visit doctor for guidance. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपके साइकिल्स परफेक्ट हैं, सब कुछ परफेक्ट है, चीजें बिल्कुल बराबर है, आप अपने फर्टाइल विंडो को हिट कर रहे हो, सब बराबर है, तो एकदम रिलैक्स रहिए आप. डोंट गेट हाइपर. द मोमेंट यू गेट हाइपर यू स्टार्ट रिलीजिंग कॉर्टिसोल्स, और जैसे कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस, एंड दैट इज व्हाट इज अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी. सो इन योर फर्स्ट फर्टिलिटी विजिट, you should share your entire medical history with your doctor. You should test all your fertility hormonal levels, your progesterone, your estrogen, your FSH, and all these things. They carry out an ultrasound. They check your fallopian tubes, because fallopian tubes पता ही नहीं चलता वहां पे कुछ problem है, because it is not connected to a menstrual cycle. And sperm evaluation if it is required, and then accordingly they can prescribe you a routine how to go about it. Now there are fertility treatments also available, right? There are fertility treatments available, IUI and IVF, like in cases where the tubes are very much blocked, वो बराबर नहीं है, proper नहीं है, हमारा ओवल्यूशन बराबर नहीं हो रहा है, सीमेन की मोटिलिटी कम है, काउंट कम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर हमें IUI या IVF सजेस्ट करते हैं. तो इसमें IUI या IVF में क्या होता है, इसमें जो भी मैंने आपको सारी सिस्टम बताई थी हार्मोन्स की, कि भाई GnRH,
FSH रिलीज करता है, LH रिलीज करता है, एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, वो सबको स्टॉप करा दिया जाता है। सबसे पहले एंटी GnRH इंजेक्शन दिए जाते हैं कि वो GnRH एक्टिवेट ही ना हो, क्योंकि वही सब चीजों को इनिशिएट करवाता है, तो स्टॉप कर दिया जाता है। योर नेचुरल साइकिल इज स्टॉप्ड। और उस नेचुरल साइकिल को स्टॉप करके क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली एक आइडियल कंडीशंस को क्रिएट किया जाता है थ्रू ओवेरियन स्टिमुलेशन। एंड देन स्टिमुलेट करके हम ऐसे नेचुरल साइकिल में सिर्फ एक एग रिलीज होता है, बट हम ओवेरियन स्टिमुलेशन से मल्टीपल एग्स रिलीज करवा पाते हैं। और फिर ये एग्स को रिट्रीव किया जाता है, रिट्रीव करके एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में, रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। और फर्टिलाइजेशन करा के एग रिट्रीव करते हैं, स्पर्म रिट्रीव करते हैं, और फिर दोनों को फर्टिलाइज कराते हैं, और फर्टिलाइज करा के वापस से एंडोमेट्रियम लाइनिंग में फिर से उसको इम्प्लांट कर देते हैं। सो इट इज अ वेरी, व्हाट टू से, एन आइडियल सिचुएशन। एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और ये प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है IVF एंड IUI का। सो व्हाट डू यू थिंक कि जब हम ऐसा आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो व्हाट शुड बी आवर सक्सेस रेट? कैन यू क्विकली टेल मी व्हाट शुड बी आवर सक्सेस रेट? What should be a success rate in case of IVF, IUI? बिकॉज जब हम इतना आइडियल सिचुएशन अगर क्रिएट कर रहे हैं तो 100% होना चाहिए ना। इट शुड बी वेरी वेरी हाई, इट शुड बी 100%। इतनी मेहनत की गई है, हमारे अंदर में अगर थोड़े मोड़े कुछ भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ स्टॉप कर दिया गया है, एक एनवायरमेंट पूरा क्रिएट कराया गया आर्टिफिशियली, इतना अमेजिंग, तो भाई वो 100% होना चाहिए। बट यू विल बी शॉक टू नो, यू विल बी शॉक टू नो कि उसकी परसेंटेज जो है वो हमारे 1 मंथ के नेचुरल ट्राइंग से भी कम है। इट इज 30 to 35%। और जब हम 1 मंथ नेचुरली ट्राई करते दैट इज 38%। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? द लेवल इज सो लो। इतनी मेहनत की, इतना पैसा खर्चा किया, सब कुछ किया, अगेन वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स? कैन somebody help me with this? Why we're not getting the results? Why the results are so low, as less as 30 to 40%? Why it is so low? इतना मेहनत किया, इतने इंजेक्शंस लगाए, पहले वो हार्मोन को बंद करने के इंजेक्शन लगाए, फिर आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए लगाए। वी टेक आर्टिफिशियल इंजेक्शंस फॉर प्रोजेस्टेरोन, फॉर एस्ट्रोजन, फॉर एवरीथिंग। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है? वी शुड गेट द आइडियल रिजल्ट, वी शुड गेट द आइडियल रिजल्ट। स्पर्म और जो हमारी ओवा उसमें से बेस्ट बेस्ट को चूज कर रहे हैं, वे चूजिंग द बेस्ट। बिकॉज अगर बराबर नहीं है तो फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि डोनर स्पर्म लो, डोनर एग लो, डॉक्टर्स आगे नहीं बढ़ते हैं। दे देन टेल यू कि भाई नहीं, इसकी क्वालिटी, दे हैव गॉट सर्टेन पैरामीटर्स, दे ट्राई टू मैच दोस पैरामीटर्स। बट डिस्पाइट मैचिंग ऑल द पैरामीटर्स, डिस्पाइट achieving this environment, we are not getting the results. We are not getting the results because pregnancy conception is not just this. We are one integrated system. हमारे thoughts हैं, हमारी emotions हैं, हमारा एक environment है, everything comes into the picture. जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग की बात मैं कर रही हूं, वो सारी चीज को जब तक हम होलिस्टिकली नहीं लेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। Ideally, it should be 100%. Then what stops us from success? What stops us from success? There is only one answer. We need to add life to our lifestyle. अभी हमारी लाइफस्टाइल में लाइफ नहीं है। We're just doing what we are doing for the sake of doing. Drink कर रहे, smoke कर रहे, कब सो रहे, कब उठ रहे. Everything has gone for a toss. So we need to add life to our lifestyle. We need to leave our old habits. We need to inculcate new habits. We need to activate the self-healing powers.
Our body, we are born with self-healing powers. अभी आपने जब ये पूरा सेशन सुना होगा, आपने समझा होगा कि oh my God, एक रिप्रोडक्शन का सिस्टम कितना पावरफुल सिस्टम है. It's so powerful. So we are born with self-healing powers. We need to tune into Dr. Nature. We need to lead our life in accordance to nature. अभी सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है, सब कुछ क्रिएटेड हो गया है, इसलिए इतना आइडियल कंडीशंस क्रिएट करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है. चलो नेचुरल फर्टिलिटी में समझ सकती हूँ, थोड़ी चीजें आगे पीछे हो गई, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल थोड़े ऊपर नीचे हो गए, एफएसएच का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एग ऊपर नीचे हो गया, स्पर्म ऊपर नीचे हो गया, समझ सकती हूँ. बट जब हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ में, तब हमारा तो और भी रिजल्ट हमें कम मिल गया. क्यों और कम क्यों मिला? क्योंकि तब हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया है. We're under lot of stress. Financial stress because it involves lot of money. Emotional stress, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? Mental stress, दूसरों को क्या बोलूंगी? Physical stress, इतना जो इंजेक्शंस वगैरह लेना पड़ रहा है, इतने हॉर्मोन्स जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसका स्ट्रेस. So, इतनी सारी चीजें हमारे साथ प्ले कर रही है. तो हम आइडियल सिचुएशन क्रिएट करने के बाद भी हम अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं. So what is the answer? We need to adopt a holistic lifestyle approach to improve fertility. We need to adopt a holistic lifestyle approach. There's a fertility square which talks about physical well-being, mental well-being, spiritual well-being, and emotional well-being. We'll take into account all these things together, and then only we can achieve success. And in most of the cases, you don't need to go to the extreme situations of IVF and IUI and all these things. If you start working at the hormonal level, at the follicular level, at the sperm level, you can do magic. You can achieve great healing powers. It's magical. It's so powerful. It's so powerful. Right? So, we need to tune with Dr. Nature, and we need to work upon our physical well-being, mental well-being, emotional well-being, and spiritual well-being. We need to bring life to our lifestyle. We need to kickstart our self-healing process in the body. And trust me, it is achievable. I have achieved it. I have achieved it. I had a lot of complications in my conception. Multiple miscarriages I had, multiple IVFs I had, lot of problems I had. But now I'm a happy mother of a 10-year-old son and a 6-year-old daughter. Because when I understood all these things and I started working in accordance to it, then I realized कि यही तो आंसर है. This is the way. And then it was just magical for me. जब तक मुझे नहीं पता था, I was failure. But जिस दिन my guru helped me, he was my guide, and जब मुझे उनसे गाइडेंस मिली और मैंने ये समझा, ये गर्भाधान के प्रोसीजर को समझा जो हमारा वैदिक प्रोसीजर है, when I understood about this, then I understood that no, it is so easy. And then it became magical for me. I immediately conceived my son, and I conceived my daughter the month I wanted to conceive her. जैसा मुझे कंसीव करना था वैसा मैंने कंसीव किया, बिकॉज मुझे क्लियर था कैसे करना है. सो आई एम शेयरिंग द सेम नॉलेज विद ऑल ऑफ यू बिकॉज आई नो दिस इज माई पर्सनल जर्नी. इन माई पर्सनल जर्नी आई नो द पेन जब हर महीने वापस से पीरियड आ जाता है तो क्या पेन होता है. हर महीने जब हम टेस्ट कराते हो नेगेटिव आ जाता है तो क्या पेन होता है. आई नो द पेन, I know the pain, and that's why I want to reach to all of you.
to help you get over that pain, because that pain is out of ignorance of not knowing what is correct. But once you know the right path, you can achieve it, right? So with this, let's put an end to the session for today.